अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। दो तीन बातें आज लगता है हमने गुज़िश्ता रोज़ ही व्लॉग किया था और उस पर कहा था कि 50 के करीब समातें सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वफाकी हुकूमत की उसकी हो चुकी हैं और ना जाने कब ये मुकदमा ख़त्म होगा, क्योंकि 2023 से ये मुकदमा चल रहा है और अब 2025 अप्रैल आ चुका है और 9 मई करीब तकरीबन 2 साल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे को। इसकी लंबी लंबी समातें होती रही हैं। पहले 6-7 माह जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ये समातें करता रहा और फिर उसके बाद जब जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हुए तो फ़ौरन ही 1-2 समातों के अंदर इसका फ़ैसला हुआ। उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील्स आईं और इसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच पहले एक रेगुलर बेंच था 7 रुकनी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, उसने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर स्टे ऑर्डर जारी किया, सस्पेंड किया वो फ़ैसला। और फिर उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम और फिर आइनी बेंच में ये मुकदमा शुरू हुआ और आइनी बेंच के अंदर इसकी तकरीबन 49-50 समातें होने को आई हैं। तो अब आज जो है वो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे कल के व्लॉग के अंदर जब हमने ये इस बात की निशानदेही की तो आज बेंच की तरफ से ये अंदेशा दिया गया है कि आइंदा 1-2 रोज़ में या मज़ीद 2-3 समातों के अंदर इस मुकदमे की समात मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा है, उसमें अमेरिका से एक वफ़द आया था, उसने DGISI से मुलाकात की, PTI के सिंपथाइज़र्स का, और फिर कहा यह जाता है कि उसके बाद उन्होंने अडियाला में इमरान खान से भी मुलाकात की थी और फिर वो वफ़द वापस चला गया और फिर उस वफ़द की आमद यहाँ पर बातचीत के बाद जो है वो मामलात डिस्कस होना शुरू हुए। PTI के अपने अंदर का इंतशार और ज़्यादा उभर कर आया। अली मीन गंडापुर का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के बाद पार्टी के जो मामलात थे, इख्तलाफात थे, उसके ऊपर आया। फिर बिलाखिर आज़म सवाती जो हैं वो उनकी मुलाकातें हुई और फिर उसके बाद उनके वीडियो स्टेटमेंट्स आए, सुलह हुदैबिया की बातें और इस तरह की चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, शायद ये डील होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर जो वफ़द आया था उस पर PTI का सोशल मीडिया जो है उसने खूब तनकीद की और उसको डिसएसोसिएट किया। ये सब कुछ क्या हो रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान के मुआशी महाज पर जो है वो आज फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई है मादनियात के हवाले से और उसके अंदर भी अच्छी बातें हुई हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर नहरों का जो इशू है वो अपनी जगह मौजूद है। किसानों का मामला, गंदम की काश्त के हवाले से वो भी, ये सारी चीज़ें, ये सारा एक बड़ा ही सूरत हाल है जो इवॉल्व हो रही है। और इसी सूरत हाल में जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सीनियरिटी के मामला और उनकी दरख्वास्तों की आइंदा हफ्ते समात और फिर साथ ही साथ जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनके मुस्तकिल होने की अगले हफ्ते से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हमारे पास कैनवस है। तो पहले तो हम जो है वो बात करेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वर्सेशन में ना आएँ, वो आप लोगों को ज़्यादा पता है कि पॉलिटिकल एंगल्स, लेकिन ये जो मुज़ाकरात और डील और इस तरह की बातें हैं इसके ऊपर तैयब बलोच जो हैं वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका तज्ज़िया लेंगे और जहांज़ेब अब्बासी साहब से पूछेंगे कि आज जो 9 मई के वाक़यात के अंदर जिनकी ज़मानतें मनसूखी के लिए पंजाब प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, आज उस केस के अंदर क्या हुआ है और एक फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर मबनी स्टेटमेंट जो है वो भी पंजाब हुकूमत की तरफ से दाखिल किया गया है और साथ ही साथ के सिविलियन के कोर्ट मार्शल में आज क्या हुआ। तो जनाब अब्बासी साहब, शुरू आपसे करते हैं कि आप हमें एनलाइटन करें कि आज सिविलियन के कोर्ट मार्शल के केस में क्या हुआ और जो 9 मई वाला था ज़मानतों वाला, उसमें क्या हुआ। शुक्रिया सिद्दीकी जो साहब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में था बेंच। पहले जो रेगुलर बेंच है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उसके ऊपर आते हैं। इस केस में जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत की तरफ से ज़ुबानी ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि हम ट्रायल कोर्ट्स को कह देते हैं कि 4 माह में
जो जितने भी 9 मई के वाक़यात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं उसको कंक्लूड किया जाए, उसको आप ऑर्डर की शक्ल दे दी गई है। और साथ ये भी कहा है कि 4 माह के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें ट्रायल मुकम्मल करें और हर 15 दिनों में जो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स हैं उनमें पेशरफ रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवाई जाएँ। मतलब लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे क्योंकि पंजाब के अजला से मुताल्लिक ही हैं, तो वो ज़ाहिर है कि लाहौर हाई कोर्ट में ही आएंगे। दूसरी तरफ खतीजा शाह के वकील सुमैर खोसा या समीर खोसा भी, हाँ समीर खोसा, वो पेश हुए। उन्होंने एक तरह से थोड़ा मिसट्रस्ट का इजहार इस तरह से किया कि इतनी जल्दी ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने उनको मिसाल के कत्ल की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब वो मर्डर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं उस वक्त चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट था, तो उस वक्त भी गवाहान की लंबी तवील फहरिस्त थी और वो था, और वो भी ट्रायल जो है वो बर वक्त मुकम्मल हुआ था। तो इसलिए आप इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ऊपर ट्रस्ट करें और चलने दें ट्रायल को। तो खतीजा शाह आपको मालूम है कि जो जेल इस्लाहात कमेटी हैं ना, उसमें भी शामिल बेल के ऊपर है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और बड़ी तनकीद भी होती रही कि चीफ जस्टिस ने उनको जेल इस्लाहात कमेटी के अंदर क्यों बुलाया। यास्मीन राशिद साहिबा का नाम भी जाहिया अफरीदी साहब ने दिया था, फिर उस पर बताया गया बैकग्राउंड है उसका। तो बहरहाल ये ऑर्डर दे दिया गया है कि जी 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। इसका अब इम्पैक्ट क्या है? इसका एक ज़ाविये से ये भी देखा जा सकता है कि इमरान खान के हवाले से जो GHQ केस है ATC में जो चल रहा है, उस केस में भी हमने देखा कि कभी फ़लाँ नहीं पेश नहीं हुआ, केस मुलतवी, कभी फ़लाँ काम हो गया, केस मुलतवी, कभी फ़लाँ हो गया। तो एटलीस्ट इस सारे सिनारियों में आप एक और केस भी है उसको भूल गए हैं, जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल भी वो शायद लिंक्ड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। वो तो पता नहीं उसका क्या होगा। अच्छा वो नहीं, मैं कल एक जगह किसी दोस्त से ही बात कर रहा था, जर्नलिस्ट दोस्त है, तो आप बाहमी कॉन्वर्सेशन के अंदर उसने कहा कि अप्रैल या मिड ऑफ अप्रैल जो है वो शायद इस हवाले से अहम होगा जनरल फैज़ के ट्रायल के हवाले से। दोस्त ने साल भी बताया है या सिर्फ महीना बताया? इसी रवा महीने की बात की है। अब देखते हैं, बहुत सारी बातें तो गर्दिश कर रही हैं इधर उधर। तो अच्छा वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो फिर ये केस जो है वो इस पर एक फिर जो पंजाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ फैक्ट्स और कुछ डिटेल्स भी रिपोर्ट की सूरत में जमा करवाई गई है। एक तो ये कहा गया कि यह बाय डिज़ाइन था और ये एक इदारे को टारगेट करने का मकसद मनसूबाबंदी के तहत था। फिर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह हुई है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ताहाल 9 मई एहतजाज में शरीक जो नामजद मुल्ज़मान हैं उसमें से 24,595 ऐसे नामजद मुल्ज़मान हैं जो ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा। और 38 अजला हैं पंजाब में जिनमें मजमूई तौर पे 9 मई के वाक़यात में 319 मुकदमात दर्ज हुए। तो ये कितनी जगहों पे हुए टैक्स? 38 अजला में, पंजाब के 38 अजला। पंजाब के अजला तो 38 हैं, इनके पूरे पंजाब के अंदर हुए हैं ना? पूरे पंजाब। और जिसकी 319 FIRs कटी, जिसके अंदर मुख्तलिफ मुल्ज़मान नामजद हुए, और जो नामजद मुल्ज़मान हैं वो 35,962। और गिरफ्तार कितने हुए हैं? 11,367। अब तक 24,000 मफरूर हैं जी। 307 जो हैं वो हतमी चालान पेश हुए हैं, 12 अबूरी चालान पेश हुए। और पुलिस के जो पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार जो इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद जो है वो बताई गई है 152। 197.348 मिलियन रुपए का स्टेट को 197 मिलियन नुकसान, 20 करोड़ रुपए सरकारी अमलाक को इसका नुकसान पहुंचा है। तो ये डिटेल जो है वो बताई गई है। तो अब जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात करें उस पर, तो इसमें ये फिर हुआ कि कोर्ट ने ये डिस्पोज ऑफ कर दी इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि मतलब जो ज़मानतें मनसूखी है वो तो ज़मानतों पे रहेंगे, ठीक है, ज़मानतें मनसूखी नहीं की हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट जो हैं ATC कोर्ट्स जो हैं वो ये मुकदमात विदिन 4 months इनको कंक्लूड करें और उसकी 15 दिन 2 हफ्ते के बाद रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को भिजवाते रहे। अच्छा, बीच में फैसले तो ये क्या हाई कोर्ट को एक मॉनिटरिंग कोर्ट के तौर पे कर दिया है? वो वैसे वो हाई कोर्ट तो खैर मुतलका होती हैं, हाँ वो मुतलका वो तो दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी मॉनिटरिंग करती रही है। ये चलो ठीक है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त मॉनिटरिंग, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो होते हैं जज साहबान जो वो देखते हैं कि ट्रायल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं। यही ऑर्डर लिखवाया उन्होंने कि जो पेशरफ रिपोर्ट है वो मुतलका हाई कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं उनको भी भिजवाई जाएँ। दूसरा फैसल चौधरी भी पेश हुए।
उन्होंने कहा जी कि वो मैं एक शरीक फैसल मुल्ज़िम चौधरी हूँ। किसकी तरफ से? उन्होंने कहा जी एक शरीक मुल्ज़िम है फवाद चौधरी, उनके ऊपर ये इतने केसेस हैं। तो चीफ जस्टिस या फिर साहब ने पूछा कि आपका केस तो यहाँ पे फिक्स ही नहीं है हेयरिंग के लिए, तो जब फिक्स होगा तो आप बात कीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी कि वो हमारा केस फिक्स कर दें। उन्होंने कहा आपको शायद इल्म नहीं है। इसके अलावा जितनी भी ऐसे केसेस थे 9 मई के, उसमें मेरे मुझे लग रहा है कि शायद इमरान खान का भी कोई मामला है, मेरा गैस है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस जया साहब ने कहा है कि वो सारे केसेस हम नेक्स्ट वीक में लगा रहे हैं, सोमवार और मंगल 2 दिन के लिए। नहीं, वो भी तो था ना, इमरान खान की जो ख़त आया था, उस ख़त के बाद जो है वो आईनी कमेटी को भिजवाया गया था। कुछ पता लगा कि उस आईनी कमेटी ने उस ख़त के ऊपर क्या फैसला किया था? ऑब्जर्वेशन उन्हें दे दी थी कि उसको नोटिस नहीं बनता। क्या इसको नोटिस नहीं बनता? अच्छा, वो तो ऑब्जर्वेशन आ गई थी। तो इस पे दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस जया साहब ने कहा है कि हम अभी ऑर्डर डिक्टेट करवा के और वो असाइन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। नेक्स्ट वीक में जब वो केसेस लग जाएंगे, उनके ऊपर भी इसी नौयत का ऑर्डर होगा, तो फिर एक जॉइंटली ऑर्डर जो है वो हम जारी कर देंगे। ठीक हो तो गया। ये मामला तो ये तो बेल कैंसिलेशन का 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उसका मामला हो गया। तो जनाब सिविलियन के कोर्ट मार्शल पे जो है वो तैयब साहब कल आपने बयान किया, तो आज उसमें क्या हुआ? सर उसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि टाइमलाइन आ गई है कि 2 रोज़ में इम्कान ज़ाहिर किया है कि 2 रोज़ में इसको कंक्लूड करना है। ख्वाजा हारिस को हिदायत की गई है कि आप जो है वो कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करें, और अटार्नी जनरल को भी कहा है, या अटार्नी जनरल ने भी कहा है कि जो मुझे वो लास्ट में सुनेंगे शायद। हाँ, तो एजी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ रखना है, और ख़ासकर वो जो यकीन दहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें थी, हाँ, वो उसमें कि फेयर ट्रायल मिलेगा, अपील का हक होगा, और ये सारा कुछ जो है वो उसके अंदर, तो उस हवाले से भी चीज़ें हैं। बाकी वही पुरानी बातें हैं, और आज भी जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि मुझे मेरे सवाल 175 के नीचे, हाँ, 175 में के तहत जो है वो अदालतों आती हैं नहीं आती, और ये सारा कुछ मुझे मेरे उस सवाल का अभी तक जो है वो जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने एक मिस्त्री वाले भी बात की कि अगर एक मिस्त्री आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम कर रहा है और कुछ होता है तो वो तो आर्मी एक्ट में आएगा, लेकिन अगर वो 2 साल बाद या साल बाद कहीं और काम कर रहा है तो फिर वो सिविल एक्ट में जो है वो फॉल करेगा। तो ये एक और भी मिसाल शायद उन्होंने दी थी ना कि ये वो जाफर एक्सप्रेस के अलावा भी कभी ये कोर्ट के अंदर एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगती है कि असला लेके किसी को अंदर नहीं आने देता, और वो इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला है। जी जी। तो अगर वो कोई आ जाता है और इस तरह से वो पुलिस वाला वहाँ से हट जाता है और फिर जो है कुछ होता है, तो ये भी तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अंदर ही आता है ना मामला। देखो, तो हर मामला तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में नहीं वो कह रहे हैं कि डाल सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये जो अदालतों का कंसेप्ट है, ये कोई ये नहीं है कि अदालतें कायम हुई और वो चलती ही रहती हैं साला साल, और उनका उन्हें कहा नहीं, ये अदालतें जो हैं ये समन की जाती हैं, बुलाई जाती हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, मखसूस हालात में अदालतें बैठती हैं, और फिर वो मखसूस केसेस उसको रेफ़र किए जाते हैं, और फिर वो जज बैठते हैं और वो फैसला करते हैं, और उसके बाद फिर आगे मामला चलते हैं। हाँ, एक्चुअली तो मामला यही है ना कि बुनियादी तौर पर ये किस तरह से बाइफरकेट किया है, कुछ को ATC में, कुछ को मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो ये एक ही FIR के अंदर, और क्या वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तो अदालत के सामने भी नहीं। आज मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी तो कुछ कहा था जी। आज तो एक तो वो जिसे कहते हैं ना कि टाकरा या क्रॉस ऑब्जर्वेशंस, किस कहते हैं, जस्टिस जमाल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। जस्टिस मुसर्रत साहिबा ने तो कोई और बात की है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की ऑब्जर्वेशन के ऊपर जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब ने कहा है कि हम आखिर में अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और कोशिश करें कि 1-2 हेयरिंग में इस केस को हम कंक्लूड करेंगे। वो हुआ ये कि जस्टिस मुसर्रत साहिबा ने ये कहा कि मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरे अभी भी मुझे एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि जब एक सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल चलता है तो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बजाय, ये आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं थी, या आइनी तरमीम क्यों नहीं? मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे कि माजी में हुआ था, मिलिट्री कोर्ट कायम की गई थी और फिर वो ट्रायल हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसके लिए, तो क्योंकि इसमें अपील का हक भी नहीं है। हाँ। तो इसमें फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और फिर उसी में ही जो है वो 18वीं आईनी तरमीम में फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, जो जस्टिस अजमत सी शेख की लिखी हुई है, फुल कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें 8 जज साहबान ने ये कहा था कि वो ट्रायल हो सकता है, लेकिन सब और उनके खिलाफ चैलेंज किया जा सकता है अगर वो
कोरम नॉन जुडिस हो, बोना फिडे ना हो और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना मिले, तो वो उस पे जो है वो फिर अपील की जा सकती है हाई कोर्ट्स के अंदर। 21वीं तरमीम पे जस्टिस जमाल साहब 2-3 हेयरिंग्स पे ये ऑब्जर्वेशन भी दे चुके हैं कि 21वीं तरमीम में जो पॉलिटिकल वर्कर है उसको इससे एक्सक्लूड किया गया था। अच्छा, वापस आते हैं इस पे हेयरिंग पे। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई साजिश रचाए, कोई साजिश करे तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। तो हमने तो ये भी देखना है कि साजिश क्या रचाई गई, नहीं रचाई गई, मतलब ये और वो एग्जीक्यूट भी हुई कि नहीं हुआ या नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल उस FBLE केस की तरह ना कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को स्कूते ढाका के बाद टॉपल करने की एक साजिश थी जो पकड़ी गई और फिर उसमें इस बुनियाद पर उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई थी। तो इस पे फिर ख्वाजा हारिस साहब ने ये कहा कि कानून में ये लिखा हुआ है, यानी आर्मी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह की साजिश की जाएगी तो उस पर इतलाक होगा आर्मी एक्ट का। तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब फिर बोले, उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि जो अब CRPC है उसमें एक है सेक्शन है 302 कत्ल और एक है 324 इक़दाम कत्ल। तो वो ये भी 324 है 307 है 324 उन्होंने कहा कि ये यानी एक तरह से कि ये प्लानिंग करना, यानी कत्ल करने की कोशिश, मनसूबाबंदी। जी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी इक़दाम कत्ल 307 है तो वहाँ पे भी यही है और यहाँ ये इस तरह की आपस में इनमें मुमासलियत है। यानी एक तरह से मिसाल जब उन्होंने पेश करने की कोशिश की तो जस्टिस जमाल साहब ने कहा कि ये जो CRPC की बात हो रही है तो वो तो आर्टिकल 175(3) में आता है। तो ये जो रेगुलर कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, जी, तो वो आइन के तहत CRPC का होता है। मुझे याद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जब हाई ट्रीजन का केस चल रहा था तो वहाँ पे भी बड़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर हुई थी और अनवर मंसूर खान साहब ने 4 मरतबा एक ही तरह के दलाइल दिए थे, उसको भी लंबा करते करते कि आया इस पर CRPC का इतलाक होता है या नहीं होता। फाइनली फिर कोर्ट ने कहा था होता है। तो बहरहाल जी अब फाइनली अदालत ने ये तो कह दिया है जी कि 1 या 2 हेयरिंग्स में अगर कुछ सवालात अगर ज़्यादा ना हुए तो इस पे वैसे मैं एक अगर ओपिनियन अगर मैं दूँ तो जो रिस्पोंडेंट्स के पहले खबर थी, अब आपकी ओपिनियन है? अब मेरा ओपिनियन है जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं, जैसे ये इमरान खान के वकील या बाकी हो गए, इन्होंने स्कोप को इतना बड़ा कर दिया है। इसमें सिर्फ अदालत को हम ये नहीं कह सकते उनकी तरफ से डिले है। अब अगर हम एक क्वेश्चन और भी आ गया ना उसके अंदर कि आया जो इंट्रा कोर्ट अपील 184(3) के नीचे है उसका स्कोप जो है, जैसा कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि लार्जर देन दी इसको है, इसको अब जजमेंट में एड्रेस करना है इन्होंने। हाँ, वो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा भी था। तो अब उज़ैर भंडारी साहब का आर्गूमेंट आर्टिकल 245 इससे पहले कहीं एड्रेस ही नहीं हुआ, वो नया ले आए बीच में। ये कुछ इश्यूज तो हैं जिसके और मजे की बात ये है कि रिस्पोंडेंट्स तो एज ए रिस्पोंडेंट दे रहे हैं ना, वो तो इफेक्टेड है ही नहीं, उनके तो हक के अंदर फैसला हुआ था। तो उन्होंने इस इंटर कोर्ट अपील के अंदर और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो, और जिनके अंदर पंजाबी रहता फैलाता है। तो अच्छा, तो ये जनाब इन 2 मुकदमात की सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी। अब उम्मीद करते हैं कि ये हाफ सेंचुरी मुकम्मल करके अदालतें क्या उसमें क्या होता है। तो जनाब ये जो PTI जनरल DGI से मुलाकात, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वफ्द, फिर उसके बाद से बहुत सारे कॉलम अभी मैं पढ़ रहा था, फ़ाद हुसैन साहब का भी कॉलम था बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर, आना जाना, फिर PTI का सोशल मीडिया, उसके ऊपर अटैक, और फिर DC एसोसिएशन, फिर आज़म स्वाति, और फिर बैरिस्टर गौहर, अली मीन गंडापुर का बयान, आतिफ खान, शहराम तरक्की और इनके हवाले से पार्टी का इख्तलाफ। उसके बाद आज मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अली मीन गंडापुर से उनकी बात हुई है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, कोई पार्टी की ऐसी नहीं है कि टूट फूट हो रही है। तो वो दोनों रजामंद हो गए हैं अपने बाहमी इख्तलाफात जो हैं वो, शहराम तरक्की, आतिफ खान वगैरह, अली मीन गंडापुर के साथ बात करने के बाद। ये लेटेस्ट जो है उनका बैरिस्टर गौहर का बयान था। और आज़म स्वाति साहब सुलह हुदैबिया की बात, और ये इस तरह से वो अपने जो है वो डायलॉग के प्रोसेस को शुरू करने के हवाले से हो रही हैं। तो क्या अपडेट है, क्या हो रहा है वाकई? देखिए सर, तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, चाहे वो ओवरसीज़ के चैप्टर्स हों चाहे वो लोकल हों, उनका मेन मुद्दा मकसद तो बानी PTI ही है और उनकी रिहाई है कि किसी तरीके से उनको रिहा किया जाए। इसमें जो आप इख्तलाफ वाली बात कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड में 14 साल सजा याफ्ता मुजरिम। हाँ अच्छा, और फिर उसमें जो मेन चीज़ है जो आप इख्तलाफ वाली बात कर रहे हैं, या जो इनके दरमियान रिफ्ट चल रही है, ख़ासकर ये जो लोकल मकामी क़यादत है पाकिस्तान की, वो उसमें कसूर किसी का नहीं है।
कसूर खुद बानी पीटीआई का है। देखें, जब भी कोई जेल में उनसे मुलाकात करने जाता है, अली अमीन खान साहब चले गए तो कहेंगे अली अमीन बंदे सिर्फ आप ही हो, मुझे सिर्फ ट्रस्ट आप पे ही है, ये ब्रिस्टर गौर वगैरह किसी काम के नहीं है, आप ही हो। ठीक, ब्रिस्टर गौर जाएगा अली अमीन गंडापुर ये है वो है, मुझे आप पे ही ट्रस्ट है। तो वो एतबार चीज़ें वो एक दूसरे के खिलाफ, ये बानी पीटीआई का वतीरा रहा है। यार देखे ना, वो ये भी तो सोचता हूँ ना कि यार मैं अंदर हूँ, मेरे वकील पार्लियामेंट में, तो ये भी तो है ना कि मौकल अंदर तो वकील पार्लियामेंट। दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो ओवरसीज़ चैप्टर है, ख़ासकर बरतानिया और फिर अमेरिकन की, तो जो अमेरिकन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी तो मुलाकात की, जैसे आपने कहा, वो बैकडोर जो चैनल है वो एक्टिवेट हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं, और वो भी बैरून मुल्क से ही, क्योंकि रियासत मुखालिफ जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, वो रियासत मुखालिफ जो ट्रेंड चलाता है, जो बयानिया है, वो मतलब जब आप नेगोशिएट करने बैठते हैं तो पहले तो कुछ सीबीएम्स लेने पड़ते हैं ना कि आज आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आपको गुडविल देखना पड़ता है ना थोड़ा सा, भाई आपने सहूलत लेनी है, आपने फेवर लेनी है, जज्बा खैर सगाली है, बहुत सारी चीज़ें। 3 इश्यूज़ हैं, ठीक है। एक तो ये है कि रियासत मुखालिफ बयानिया, दूसरा है मईशत की बेहतरी, और तीसरा जो सबसे अहम है वो है कौमी सलामती। ठीक है, अब इन 3 इशू के ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल एग्री नहीं है, और दूसरी तरफ से कह रही है कि हमें सहूलतकारी करें, हमें कोई फेवर दें, हमारे पीटीआई को बानी को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और उसमें ये जो ओवरसीज़ चैप्टर वाले लोग आए हैं, ताजर थे, डॉक्टर थे, तलबा थे, इन्होंने भी पीटीआई के सोशल मीडिया पे वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि अगर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, अगर हमारा कोई चैनल सक्सेसफुल होने में या हम कहीं कामयाब होते हैं। इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उससे जो कुछ कहा जाता है और वो सारा कुछ है। अच्छा, वो बैरून मुल्क से चलता है। इमरान खान का 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स, बानी पीटीआई का पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स, पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स, और तहरीक इंसाफ का के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट है। ये तीनों बैरून मुल्क से चलते हैं। और ख़बर तो ये है, जो जेआईटी बनी थी उसमें से जो खबरें आई थी वो ये है कि बानी पीटीआई अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए पॉलिसी भेजते हैं, और वो फिर उस तरीके से चीज़ों को चलाते हैं, जैसे वो मुजीबुर रहमान और वो नहीं। तो ये निगोशिएशंस का ये जो आज़म सवाती साहब हैं और ये अली अमीन गंडापुर हैं, और फिर ये सारी चीज़ें, फिर मुलाकातें, फिर ये वो सारा कुछ स्प्लिटेड, एक कन्फ्यूजन सी ज़्यादा बढ़ती नहीं जा रही है। कन्फ्यूजन है। अब देखें, बात ये है, इसका कोई नतीजा निकलेगा? नतीजा मैं आपको बताता हूँ, नतीजा क्या निकलेगा। ये फिर भी देखिए, बानी पीटीआई जेल में गए या जेल से पहले थे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उनका तो एक ही नैरेटिव है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने उसका क्या जवाब दिया? आर्मी चीफ ने जो है वो ख़त के मामले के ऊपर आपको वाज़े प्राइम मिनिस्टर को मुझे तो मिला नहीं, अगर मिलेगा भी सही तो मैं वो नहीं हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने करना है। तो भाई इनको अगर पॉलिटिकल डिलाग करने हैं तो वो तो होंगे हुकूमत के साथ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के साथ, वो आर्मी चीफ से नहीं होंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं होंगे, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट इस लेवल पे है कि वो इनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। वो तो आर्मी चीफ ने अपना एक स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट इदारे का दे दिया कि आपको अल्टीमेटली जाना उधर ही पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर वो के बिल्कुल पास। ठीक है, एक सही मौक़िफ़ है कि जनाब अगर सियासी मामला तो आप सियासी बात लोगों से करेंगे ना, करेंगे। और इधर भी जब सियासी मुज़ाकरात शुरू थे और कुछ ना कुछ निकलने की चीज़ें उम्मीदें हो गई थी, तो इन्होंने क्या कर दिया था, बानी पीटीआई ने कहा था कि भाई ये ख़त्म कर दो, मुज़ाकरात प्रोसेस को भी डिरेल कर दिया था। अब ब्रिस्टर गौर का कल हर मरतबा हुआ। आपको याद है वो जो पंजाब और केपी में इलेक्शन वाली पिटीशन थी, उसके बाद सिर्फ कौन से थे वो सरदार महमूद कुरैशी और ये लोग, ये फवाद चौधरी, वो एक पिटीशन आई थी जिसपे उनको सरदार काशिफ उमर अता बंदियाल साहब ने उसके ऊपर डायलॉग शुरू हुए थे, और फिर उसके बाद ये आया था कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे और एक उस पर पहुंचने वाले थे, तो इमरान खान बैकआउट कर गए थे उससे। हाँ, अच्छा, ब्रिस्टर गौर ने एक स्टेटमेंट दी है, कल की उसकी एक स्टेटमेंट थी। वो तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो असम्बलियां मैंने जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी हैं। अच्छा, कल की उसकी एक स्टेटमेंट थी कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बात होनी चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक साइड पे ये राग अलाप रहे हैं, लेकिन देखें अपना तैयब बलोच साहब, जो मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुल्क को आगे भी लेके जाएं। सबसे बढ़कर तो कौमी सलामती और मुल्क की एग्जिस्टेंस है ना, तो उस पर
कोई बात अगर बातचीत करनी है, पॉलिटिकल बात हो सकती लेकिन पॉलिटिकल लोगों के साथ होगी जब तक नहीं होगी तब तक रास्ता नहीं निकल मुझे सकेगा। बताएं, एक साइड पे तो अब ये चीज़ें अटेम्प्ट्स चल रही हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी साइड पे अमेरिकन कांग्रेस में आर्मी चीफ के खिलाफ करारदाद आपके सामने है कि भाई उस पर उसको कहते हैं जो उसके पीछे मूवर्स जो है वो, अब उसमें भी तो तहरीक इंसाफ और उसकी लॉबी है ना। लेकिन वो डिनाई करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, बैरिस्टर गौहर ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो यहाँ पे डिनाई करेंगे, वो बैरिस्टर गौहर का तो नहीं होगा ताल्लुक हो, लेकिन पीटीआई चैप्टर जो बेलगाम है अमेरिकन ओवरसीज वाला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बैरिस्टर गौहर का तो अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं है, वो बाहर से चलता है। मुझे बताएं, बैरिस्टर गौहर की स्पीच पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे नहीं चलती, ठीक है, लेकिन वो जो यूट्यूबर्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई तीर मार मतलब है वो बयानियाँ बना लेते हैं, तो वो सोशल मीडिया ने उसको ट्वीट किया हुआ होता है। तो बैरिस्टर गौहर की अपनी औकात पीटीआई के अंदर इतनी ही है कि उसका स्टेटमेंट, उसका चीज़ें खुद पीटीआई का ऑफिशियल पेज नहीं चला रहा होता, ठीक है, वो बैरून मुल्क से चीज़ें चल रही होती हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के ऊपर मुझे बताएं, चलो भाई इस करारदाद के पीछे हम मान लें लम्बे बार को कि उनका हाथ नहीं होगा, लेकिन इससे पहले जो अटेम्प्ट्स की गई हैं, हाँ सिर्फ एक करारदाद के पीछे लेकिन आप ये देखें ना कि अभी रिसेंटली वो जो एक वांटेड पर्सन था, पाकिस्तान ने पकड़ के उसको अमेरिका के हवाले किया था, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग पॉलिसी होती है, बहरहाल वो बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल, तो ये एक तरफ वर्किंग रिलेशनशिप और उसके अंदर वो तो सारा कुछ है, और ट्रंप ऑन रिकॉर्ड है पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं आपको बताऊं ऐसा होता नहीं है, जो मूव भी हुई है ना करारदाद, वो थोड़ा सा दबाव हो सकता है पाकिस्तान पे ह्यूमन राइट्स का, लेकिन आप ह्यूमन राइट्स का मैटर उठा लें, अगर पाकिस्तान पे इंटरनेशनली के पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है तो सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे ज्यादा वायलेशन तो खुद अमेरिका ने की हुई है, जो इलीगल जेलें रखी हुई चीजें थी, वो सारा कुछ था ग्वांतानामो पे। तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिकल डायलॉग अपना बासी साहब कहाँ तक पहुँचेगा? सिद्दीकी साहब, एक तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई होगा भी कि नहीं होगा। इमरान खान की तो सीधी शुरू दिन से यही ख्वाहिश है कि मेरी फौज से बात हो जाए। तो ये अजीब कहानियाँ जी कि इमरान खान आमादा हो गया कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से बात, और फिर उस वफद की मुलाकात के बाद ये भी हुआ तो साड़ी गल हो गई है। जी तो एक तो ये मसला है कि वो शुरू दिन से इमरान खान साहब जनाब ये एग्री हैं। हाँ, उधर से जब कोई रब्ता किया जाता है तो वहाँ से जवाब ये आता है कि आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से ही बात करें। एक तो ये मसला है वो जिस पे मेरे ख्याल में डेड लॉक है। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि मेरी बराह रास्त फ़ौज से बात हो, और वो कह रहे हैं कि आपने बात करनी है अगर तो पॉलिटिकल फोर्सेस से करें। दूसरा, जो इमरान खान का पूरा बयानिया रहा साइफर से लेकर उस वक्त तक, उसमें तो यही कहते थे जी एंटी अमेरिका और फिर अमरीकियों ने मेरी हुकूमत गिरवाई है, तो फिर ये अमरीकियों के ज़रिए ही मदद जो है ये क्यों ली जा रही है। ये भी एक बड़ी अजीब कहानी जो है वो हमें चल रही है। और दूसरा फिर इस पूरी वो एहसान इकबाल ने कहा था ना, उन्होंने कहा कि अमेरिका से की आज़ादी लेंगे और फिर अमेरिका क्या यार। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसमें इमरान खान को कोई मेरे ख्याल में बात मतलब अमेरिका इमरान खान को आज़ादी दिलवाएगा और हकीकी आज़ादी हम अमेरिका से लेंगे, कुछ इस तरह का जी। तो अब बीच में एक मसला कुछ सुना है ये भी है जी कि अगर हम कोई बातचीत कर लेते हैं तो हमारा बयानिया कहाँ जाएगा या हमारा वोट बैंक किस हद तक मुतासिर होगा। कोई इस तरह की भी कैलकुलेशनें बाज़ औक़ात की जाती हैं और फिर जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है वो देख रही है ना कि हमारा ये वाले कुछ मसले मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल डायलॉग कुछ होते हुए नज़र आते हैं आपको इस सारे एपिसोड के बाद? डायलॉग पार्लियामेंट में ही होंगे, हाँ, तो कामयाब। इनको एक जो है मोहलत तो दी है, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ISPR ने भी कहा था ना कि माफ़ी या तौबा का कोई बात की थी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करूंगा कि कौमी सलामती के मामले पे एक दोबारा कॉन्फ्रेंस या मतलब दोबारा गैदरिंग बुला ली जाए, इजलास बुला लिया जाए। मरवत ने भी वो नदीम उसको इंटरव्यू में नदीम मलिक के इंटरव्यू के अंदर उसने कहा कि ये इतनी ऑफर है, इसको कर ले वरना अदरवाइज कख नहीं रहना। और ये पॉलिटिकल बका भी फिर इनकी ख़त्म हो जाएगी अगर ये नहीं आते। देखिए कौमी सलामती के मामले पे तो एक रेड लाइन होती है, अगर कोई आप उस पर भी नहीं बैठते तो फिर आप तो। बहुत शुक्रिया आपका जनाब तैयब बलोच साहब और जहाज़ेब अब्बासी साहब। तो जाहिर है जी ये जो JCP की मीटिंग और उस वाले से जो जजेस की दरख्वास्त है वो हमने कल डिस्कस किया था
लेकिन वो इब्तदाइये में मैं कह गया। तो ज़ाहिर है कि वो आने वाले दिनों के अंदर मामलात आएंगे और हम आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आपका शुक्रिया कि कल जो मैंने कहा था कि सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, अचानक जो है वो फिर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना शुरू किया, तो वो कल काफ़ी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़े। सराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने